सबसे पहले मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UN त्रिपाठी सर को धन्यवाद देते हुए और साथ ही हमारे जो सहायक क्षेत्रीय निदेशक गण हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर श्रवण कुमार जी, डॉक्टर असिस्टेंट योगेश जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा कि इस वर्ष का जो थीम है मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का, वो है कार्य स्थान पर मानसिक स्वास्थ्य। और उसी के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम खुद को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें और कैसे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो जब अपने कार्यस्थान पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद पहुंचे तो वो भी इस हिसाब से प्रिपेयर्ड हों, तैयार हों कि आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका सामना वो पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकें, अपने कार्यस्थान पर बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकें। और साथ ही साथ एक होता है कि समाज के विकास में अपना योगदान कर पाए, जो हमारा देश है उसमें उसको विकसित बनाने में अपना योगदान दे पाए। तो इसलिए भी हम थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी हमको बीच बीच में गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो यदि सही रूप से ज्ञान हो या उसके बारे में लोग परिचित हों पहले से, तो निश्चित ही उनका सामना बेहतर तरीके से वो कर सकेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब चर्चा हो रही थी कि किस विषय पर हम लोग बात किया जाए, तो हम लोग इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हुए कि एक कैसी नई पीढ़ी को हम लोग तैयार कर सकें जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। और जब हम होलिस्टिक वेलबींग की बात करेंगे तो उसमें शारीरिक, मानसिक के अलावा और भी हमारे सामूहिक स्वास्थ्य की बात होती है, हमारे आर्थिक स्वास्थ्य की भी बात होती है। तो उनके बारे में भी एक होलिस्टिक वेलबींग के तथ्य को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आखिर ये जो विषय है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप देखेंगे कि बहुत से रीजंस हैं। जैसे इंडिया में क्यों इसकी ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो अभी तो बढ़ गया है, अभी मेरे पास जो डेटा है 2016 का है, 10 साल बाद हो गया, तो ये 13%, और ये 13% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है कि प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं, मेंटल इलनेस है, वो करीब आज की डेट में 19-20% तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और एक और है कि जो 28% जो सुसाइड्स होते हैं पूरी दुनिया में, उस जितने भी सुसाइड्स होते हैं उसमें से 28% इंडिया में होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मानसिक रूप से लोग स्वस्थ नहीं हैं, इस वजह से भी, या जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी इस तरह के कदम वो उठा लेते हैं। दूसरा ये है कि जो हम फिजिकल हेल्थ केयर की बात करते हैं, ठीक है, वही बेहतर तरीके से लोगों को मुहैया नहीं है। लेकिन यदि अब मेंटल हेल्थ केयर की हम बात करें कि कहाँ पे यदि हमको समस्या है तो कहाँ जाए, तो उसकी स्थिति ये है कि लगभग 50% लोगों के पास ही ये सुविधा है कि 20 किलोमीटर के अंदर कहीं जाके वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी डॉक्टर से या किसी साइकोलॉजिस्ट से चर्चा कर सकते हैं। बाकी 50% लोगों को वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। और उसमें भी और देखेंगे कि 26% ऐसे लोग हैं जिसमें 50 किलोमीटर जाएंगे तब जाके उनको इस तरह की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा एक है कि लोग अवेयर नहीं है।
कि मतलब 50% तो लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसी भी कोई चीज होती है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है सुसाइड्स के। विदेशों में आप देखेंगे मेंटल हेल्थ केयर को भी इंश्योरेंस में शामिल किया गया है, लेकिन इंडिया में स्थिति है कि 80% जितने भी आप लेते हैं तो उसमें से मेंटल हेल्थ को कवर नहीं किया गया है। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसके लिए हम लोग को इसमें चर्चा करने की भी ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है, ताकि जब भी इस तरह की किसी समस्या से वो ग्रसित होते हैं तो वो उपयुक्त सहायता कई बार तो एक स्टीरियोटाइप भी होता है कि लोग पागल समझेंगे यदि डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जितना जल्दी आप चले जाएंगे उतना जल्दी उसका निवारण यदि शुरू हो जाएगा तो स्वास्थ्य को मतलब लाभ उनको मिल जाता है। तो इसलिए भी लोगों को समझने की जरूरत है। इसके कुछ जो इश्यूज हैं आप देखेंगे कि जो मेंटली हेल्दी होते हैं उनका जो अपने जीवन में जो संतोष होता है वो बेहतर होता है, इसलिए भी मेंटल हेल्थ को जानने की जरूरत है। प्लस जो फिजिकल हेल्थ है, यदि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ के प्रति भी। और एक जो मेंटली हेल्दी लोग हैं वो अपने कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने देश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो एक इशू है। प्लस जो मेंटली हेल्दी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ठीक है, जो सोचते हैं बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। प्लस जो भी कई बार जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी कर देते हैं, मतलब शरीर के अंदर भी जो हमारे हार्मोनल बैलेंस है, केमिकल्स हैं, उनमें भी वो डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं जो और बना देते हैं। प्लस जो क्राइम रेट है, यदि मेंटली हेल्दी रहेंगे तो क्राइम रेट को भी कम किया जा सकता है। और मेंटल हेल्थ का जो रिलेशन है हैप्पीनेस के साथ साथ, जैसे हैप्पीनेस हार्मोन, जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं उनमें हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन वगैरह है वो बेहतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए भी मेंटल हेल्थ को समझने की जरूरत है। प्लस इतने भी लोग जो मेंटली हेल्दी हैं, एक संतोष का उनमें एक सेंस होता है कि वो संतोष हैं, वो जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनका आसानी से सामना कर पाते हैं। जो भी बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में हमेशा अच्छी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार जब नेगेटिव सिचुएशंस आती है, हम डिप्रेस्ड होते हैं या परेशानी में घिरे होते हैं, तो यदि हम हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम आसानी से जो भी एडवर्स सिचुएशन है हम बाहर आ सकते हैं। एक रेजिलियंस की एबिलिटी होती है कि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने की जो क्षमता हमारी होती है वो रेजिलियंस की होती है। प्लस जो मेंटली हेल्दी है, जो कहीं ना कहीं जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, या जिस संगठन में वो कार्य कर रहे होते हैं उनके प्रति, या जो आपसी संबंध होते हैं, आप देखेंगे कि कई बार आपसी संबंध लोगों के अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से भी उनमें मानसिक परेशानियां होती हैं। प्लस कभी कई बार जैसे परिवर्तन होता रहता है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें भी आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो जो लोग मेंटली हेल्दी हैं तो नई नई चीजें सीखते हैं और वो सीखने की क्षमता रखते हैं। तो जब नई चीजें सीखते हैं तो नई समस्याओं का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एक बैलेंस जो से हमारा कार्य है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें वो एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और जो उनके रिलेशन है, चाहे वो परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन है या किसी संगठन में जब कार्य करते हैं उनके साथ जो संबंध है, वो एक अच्छा संबंध लोगों से बना के रख सकते हैं जो लोग मेंटली हेल्दी हैं। इसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर होता है, वो अपना जो एक हाई सेल्फ एस्टीम होता है, मतलब अपने को पॉजिटिव रूप में वो देखते हैं। कई बार हम अपनी ही गलतियां निकालते हैं, ठीक है, गलतियां निकालना सब ठीक है, लेकिन हम बहुत यदि हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो वो ठीक बात नहीं होती है। तो लेकिन जो मेंटली हेल्दी होते हैं उनका सेल्फ एस्टीम भी
हाई होता है, मतलब अपने को वो पॉजिटिव रूप में इवैल्यूएट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जो एक बेहतर चीज़ होती है। यदि हम हेल्थ की चर्चा करें, हमने पहले ही बताया था कि एक होलिस्टिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं। जैसे जैसे हमको हेल्दी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं, इसका मतलब हेल्दी है। क्योंकि फिजिकल कोई इलनेस नहीं है, तब भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हम परेशान हैं, मतलब इमोशनली अराउज्ड हैं, मेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, डिप्रेशन जैसी चीज़ है, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने काम से। अ, हम समाज में अपने को समाहित नहीं कर पा रहे हैं या समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक इश्यूज रहते हैं कि जब आप हेल्दी नहीं होते हैं। और एक स्पिरिचुअल जो भी मतलब आपका कंट्रीब्यूशन है, एक आत्म संतोष की जब हम बात करते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि हम वो कर पा रहे हैं, हम अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पा रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअली भी हेल्दी होते हैं। तो एक होलिस्टिक हेल्थ में ये 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमको फिजिकली भी हेल्दी होना होता है, हमारे इमोशंस भी हेल्दी हों, हम मेंटली भी हेल्दी हों, हमको बहुत चिंता, इस तरह की एंजाइटी या इस तरह की चीज़ें ना हों। सामाजिक रूप में सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करके, एडजस्टमेंट करके हम रह सकें। और जो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ जिसकी बात करते हैं, आत्म मतलब सेल्फ से रिलेटेड जो हमारा हेल्थ है, जो कि अपना जो पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरीके से यूज कर पाते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तो एक बेहतर हेल्थ समझी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन भी है, वो क्लियरली बताता है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यदि हम बीमार नहीं हैं किसी तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं, क्योंकि हमको कुछ सोशल कंसर्न्स हो सकते हैं, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। तो यदि मानसिक परेशानियां हैं, सोशली एडजस्टेड नहीं हैं, तो भी आप को कहा जाएगा कि आप हेल्दी नहीं है। तो इसलिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और सोशल हेल्थ को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए एक जो हमारा इमोशनल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो इसीलिए सबका ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि हम मेंटल हेल्थ की तरफ जाएँ, आप देखेंगे कि जो मेंटल हेल्थ क्या है, कि यदि ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको यदि समझने की कोशिश करेंगे, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज, मतलब जो भी उसकी क्षमता होती है उसको वो बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। और दूसरा एक पक्ष है कि कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में जो भी तनाव होते हैं उनका सामना वो बेहतर तरीके से कर पाता है, तो वो मेंटली हेल्दी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि कैन वर्क प्रोडक्टिवली, मतलब जो भी काम करता है वो उत्पादक होता है, मतलब समाज में भी कंट्रीब्यूशन दे पाता है, अपने कार्य स्थान पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता है, या अपना बिजनेस भी करता है तो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे, इज एबल टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू ईज हर कम्युनिटी। तो जो हमारा समाज है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसमें हम अपना योगदान यदि दे पाते हैं, दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, ठीक है, जाहिर है कि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी हम दूसरों को भी हेल्प करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसलिए खुद को मेंटली हेल्दी रखना ज़रूरी होता है। हम 4 डायमेंशंस पे बात करेंगे यहाँ पे। एक तो लाइफ सैटिस्फैक्शन है और दूसरा है पॉजिटिव इफेक्ट। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, कि हम कितने सेटिस्फाइड हैं और हम कितने अच्छे मोटिवेशन के साथ या इमोशंस के साथ रहते हैं। दो पक्ष ऐसे हैं जो निगेटिव कह सकते हैं, कि जो हमारी दुश्चिंता होती है, एंजाइटी होती है या डिप्रेशन है, ठीक है, तो हम अवसाद की अवस्था में कई बार चले जाते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। हम कितने सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से, कितना पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, कितने पॉजिटिव इमोशंस को हम फील करते हैं, वो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हम कितने दुश्चिंता से दूर हैं, दुश्चिंता हमको यदि नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी
है, डिप्रेशन यदि नहीं है, हम किसी तरह के अवसाद से ग्रस्त नहीं हैं, तब हम मेंटली हेल्दी होते हैं। तो एक-एक करके हम लोग बात कर सकते हैं कि लाइफ सैटिस्फैक्शन में यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें कि जो आपका जीवन है, उससे आप कितने सैटिस्फाइड हैं, तो अक्सर आपको मिलेगा कि कहीं वो खुद अपने जीवन में जो करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अपने परिवार के प्रति जो कंट्रीब्यूशन वो सोचते थे कि वो करेंगे, वो नहीं कर पाए। अपने समाज के प्रति जो कंट्रीब्यूशन वो चाहते थे, वो नहीं कर पाए, या जिस संगठन में वो कार्य करते हैं, वहाँ जो कंट्रीब्यूशन वो कर सकने की सोचते थे, वो नहीं कर पाए। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हम अपने जीवन से पूरी तरीके से 100% सैटिस्फाइड हैं। ठीक है? लेकिन एक डिग्री हो सकती है कि हम कितने सैटिस्फाइड हैं अपने जीवन। ज़ाहिर है कि हम हमारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे हमारे वो माता-पिता के प्रति हैं, हमारे परिवार के प्रति हैं, बच्चों के प्रति हैं, जिस संगठन में हम कार्य करते हैं, उस संगठन के प्रति हैं, या समाज में जो कुछ हम योगदान कर पाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हम जो सोचते हैं वो कर पाए, तो आप कहते हैं कि हम अपने लाइफ के इन पहलुओं से बहुत सैटिस्फाइड हैं। मतलब हमको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है ओल्ड एज में, ठीक है, हम हमारे जो संबंध हैं लोगों से बड़े अच्छे हैं। तो एक सैटिस्फैक्शन का लेवल होता है कि हम अपने जीवन से सैटिस्फाइड हैं। लेकिन अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि बिकॉज ऑफ कि हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाए, या हम जो जीवन में बनना चाहते थे बन नहीं पाए, या हम अपने बच्चों को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाए, इस वजह से वो सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं होता है। लेकिन यदि सेटिस्फैक्शन जो भी हम मेंटली हेल्दी जितने लोग रहेंगे, आप देखेंगे कि वो अधिकतर लोग उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए अपने जीवन में। एंजाइटी या दुश्चिंता एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम आप कह सकते हैं कि फियर ऑफ अननोन। मतलब हमको ऐसी स्थिति जिसमें हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे समस्याएं क्या हैं, या जितनी भी समस्याएं हैं उनका सामना हम बेहतर तरीके से, एक इरेशनल फियर, मतलब फियर विदाउट रीजन कह सकते हैं कि अक्सर डर बना रहता है कि हम परीक्षा देंगे तो हम अच्छा करेंगे कि नहीं, हम नौकरी में जाएंगे तो हम अच्छा करेंगे कि नहीं, या हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, एक डर बना रहता है। तो एक सामान्य डर तो ठीक है, लेकिन जब ये डर आपकी जो दिनचर्या है, या आपका जो अ, मानसिक स्वास्थ्य है, उसमें यदि समस्या पैदा करना लगता है, रूटीन एक्टिविटीज आप बेहतर से नहीं कर पाते हैं, लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, या अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको प्रभावित कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट इस दुश्चिंता की वजह से या एंजाइटी की वजह से पड़ रहा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि हम अपने को अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल में रखें। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि अफेक्ट में दो चीजें आती हैं। एक तो हम कितने मोटिवेटेड हैं अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि हम कितने इमोशनली स्ट्रांग हैं, हम कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं, हम कितने अच्छे मूड में हैं। वो सारी चीज़ें इस पॉजिटिव इफेक्ट में आती हैं। तो अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव नज़रिया यदि हमको है, जो काम हम करते हैं वो काम हमको बहुत अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो लोग के साथ संबंध हमारे बड़े अच्छे हैं, खुशमिजाज हम खुद हैं, और लोगों के दूसरे लोगों को भी खुशमिजाज रख पाते हैं। तो ये जितना भी एस्पेक्ट है इसको हम पॉजिटिव इफेक्ट कह सकते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जितने लोग खुश रहते हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल भी अधिक रहता है। और खुश रहने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करना चाहा था, काफ़ी हद तक लोगों ने अचीव किया, जिसकी वजह से उनका सैटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा है, और वो खुश रहते हैं, एक पॉजिटिव मूड उनके में रहता है। और यदि परेशानियां आती हैं तो उसका सामना वो आसानी से कर लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
जो नेक्स्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सुसाइड का एक मेजर रीजन आज की डेट में माना जाता है, डिप्रेशन। अब समस्या आती है कि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड कैसे होता है। तो एक हाइपोथेसिस है जिसको हम अ, एक फ्रस्ट्रेशन की जो स्थिति होती है कि जो कुछ अपने जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम वो नहीं प्राप्त कर पाए, ठीक है, यदि अच्छा मार्क्स हम पाना चाहते थे, मार्क्स नहीं पा पाए, अच्छी जॉब हम चाहते थे, वो जॉब नहीं मिली, रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं हैं अपने माता पिता के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, मतलब जो आपके लाइफ गोल्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, रिलेशन के गोल हो सकते हैं, वो गोल यदि आप अचीव नहीं कर पाए, तो जब भी हमारे गोल्स ब्लॉक होते हैं तो एक स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होते हैं जब भी हमारा गोल ब्लॉक हो जाता है, तो वो अवस्था एक फ्रस्ट्रेशन की होती है। और ये फ्रस्ट्रेशन जब जितना लंबा जिसके जीवन में होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे, काम आपको बहुत लेट मिला जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई था, जो काम आपको मिला वो भी मन लायक नहीं था जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रिलेशंस में आप फ्रस्ट्रेटेड रहे तो एक अवस्था जो आती है, तो एक ये जो अवस्था होती है, एक उसमें होता है कि हम आपको लगने लगता है कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, समाज में हमारा कोई वैल्यू नहीं है, परिवार में हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से हमारा वैल्यू नहीं है। तो एक इसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस स्थिति हो जाती है या होपलेसनेस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन यदि आप ऐसे समाज में हैं, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कुछ अच्छा मूड नहीं है, तो पूछते हैं, तो एक सोशल सपोर्ट आपको मिलता है। तो डिप्रेशन का कम, या लोगों से बातचीत करते हैं या जब भी कोई नीड होती है लोगों से सपोर्ट सीख कर लेते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम हो सकता है। तो ये डिप्रेशन कई बार सुसाइड्स के रूप में भी आपको परिवर्तित होते हुए दिखता है, या सेल्फ हार्म भी लोग कर देते हैं या दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अ, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक इशू आता है कि ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं हर किसी के जीवन में, लेकिन हम कैसे एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज हम अपनाएं कि हम एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को संजो कर रख सकते हैं। कुछ हैं तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन उनमें से कुछ को हमने चूज़ किया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें एक है आपका जो सोशल कनेक्ट होता है, समाज के लोगों के साथ आप कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। प्लस फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप कितने कॉग्निटिवली एक्टिव हैं, नए नए काम आप करते हैं, अपने जो लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जाहिर है कि बहुत सारे रोल्स में हम होते हैं, कई बार हम परिवार में कुछ कुछ रोल में होते हैं, माता पिता के रोल में होते हैं, ठीक है, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। यदि हम उन रोल्स को अच्छे से निभा पाते हैं तो स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम, लेकिन कई बार हम उन रोल्स को अच्छे से निभा नहीं पाते हैं तो स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो सकता है, जो हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा जो डाइट हम लेते हैं, जो खाना-पीना हमारा है, वो हेल्दी है कि नहीं, वो ब्रेन हेल्दी डाइट है कि नहीं, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यदि ब्रेन हेल्दी डाइट नहीं है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ते हैं। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको नींद कितनी अच्छी आती है। आपकी जो नींद है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कितनी अच्छी है, वो भी एक इम्पैक्ट डालती है। कई बार लोग अ, बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज या रिलेशनशिप के इश्यूज में रहते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। दूसरा और लास्ट में है कि
हर समय, जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप पेरेंट हैं, जब आप सन या फादर हैं या मदर हैं, तो जो भी आपके जीवन का जो लक्ष्य है, पर्पज़ आपके लाइफ में होता है कि हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है या अच्छे से अपना काम करना है, ताकि जो भी हम अर्निंग हो, उससे हम अपने फैमिली का ध्यान रख सकें, या एक होता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मीनिंग एंड पर्पज़ इन लाइफ। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखें तो एक बेहतर मेंटल हेल्थ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आप देखेंगे वो सोशल कनेक्शन, या हम कह सकते हैं कि सोशल सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है? जब कभी आप परेशानी में हैं तो क्या आपके माता-पिता आपके साथ खड़े हैं कि नहीं? जब आप परेशानी में हैं तो आपके जो मित्र हैं वो आपके साथ खड़े हैं कि नहीं? ठीक है, जब आप वर्क प्लेस पे किसी परेशानी में हैं तो क्या आपके जो कलीग हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपके साथ खड़े हैं कि नहीं? ठीक है? तो ये बहुत से आपके हस्बैंड वाइफ जो स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, यदि ये आपके इन सभी लोगों के साथ आपके संबंध यदि अच्छे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक सोशल सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट आपके पास रहेगा और किसी भी परेशानी का सामना आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, आप जो आपके परिवार से शुरू होता है, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं या जिस कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है? जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उन लोगों के साथ आप देखेंगे कि बिकॉज़ ऑफ मॉडर्नाइज़ेशन क्या है कि एक फ्लैट में रहते हैं, लेकिन दूसरे फ्लैट में कौन रहता है आपको पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोशल कनेक्ट खत्म हो गया। ठीक है? गाँव में आप एक आदमी से पूछ ली, गाँव के सभी लोगों का नाम उनको पता है। इसका मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड है एक-दूसरे से। किसी के घर कोई बीमार है तो पता चल गया कि गाँव के सारे लोगों में पता चल जाता है कि बीमार है, इसको मदद की ज़रूरत है। आजकल काफ़ी हद तक ये काम सोशल मीडिया के थ्रू आप अलग-अलग जगह रहते हुए भी एक-दूसरे से कनेक्टेड रह पाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के पॉज़िटिव और नेगेटिव यूज़ दोनों हैं। तो हम पॉज़िटिवली यूज़ करें, एक-दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक-दूसरे से एक-दूसरे की मदद करने के लिए यदि करते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ़ में पड़ता है और बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। जब हमें ज़रूरत है तो दूसरों की मदद ले सकते हैं और दूसरों को जब ज़रूरत है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा समाज जहाँ पे रहेगा तो लोग अपने को हेल्पलेस नहीं पाएँगे, लोग अपने को होपलेस नहीं पाएँगे। तो ज़ाहिर है कि उनमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की समस्या कम होगी और वो मेंटली हेल्दी भी रहेंगे। शुरू में ही बात हो रही थी तो हमने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हमारा जो शरीर है वो हमेशा एक्टिव रहने के लिए बना हुआ है। जितना शरीर को आप एक्टिव रखेंगे, उतना आपके जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव हार्मोन्स आपके लाइफ में रहेंगे। तो अब ज़ाहिर है कि आप एक्टिव किस तरीके से रखते हैं। जैसे हम अपनी बात करें कि सुबह हम लोगों का एक नियत समय है कि हम हर रोज़ सुबह करीब साढ़े 5 से 6 किलोमीटर टहल लेते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग तरीका हो सकता है। कोई बैडमिंटन खेल सकता है, कोई दूसरा गेम खेल सकता है, कोई शाम को वॉक कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो दिनचर्या है, कहाँ पे ये लेके आते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं, जब आप एक्टिव होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब आप खेल खेलते हैं, तो पसीने के साथ जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो पसीने के साथ वो काफ़ी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। इसलिए भी एक्टिव होना ज़रूरी है। सिंपल सा उदाहरण है, आप कोई व्यक्ति जॉब में होता है, उसको देखिए, और जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, वो रिटायरमेंट के बाद 1-2 साल के बाद उसको देखिए, तो हेल्थ काफ़ी तेज़ी से डिटोरिएट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति एक्टिव था, रेगुलर तैयार होके काम पर जाता था, काम करता था, ठीक है? तो वो फिज़िकली एक्टिव था और जिसकी वजह से वो एक बेहतर जीवन जी रहा था। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी अपनी दिनचर्या इस तरीके से यदि आप रिटायर
हो रहे हैं, तो एक दिनचर्या ऐसी बनाए कि आपको फिजिकल एक्टिविटी उसमें हो, जिससे आपके शरीर से जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएं। और जब आप एक्टिव रहते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए अपने को, और एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ भाग दौड़ ही नहीं होता है, आप एक्टिव कॉग्निटिवली एक्टिव भी हो सकते हैं। नई नई किताबें यदि आप पढ़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो वो भी एक एक्टिव होने का एक तरीका होता है। तो एक एक्टिव मतलब हर समय यदि आप एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। हर किसी के जीवन में आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं तनाव रहता है, लेकिन उस तनाव का प्रबंधन आप कितना बेहतर तरीके से करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पॉजिटिव पड़ता है कि नेगेटिव पड़ता है। ठीक है? तो बहुत से तरीके हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप कोई हॉबी है कि नहीं, वो आपकी हॉबी म्यूजिक हो सकती है, कोई खेल खेलना हो सकती है, या किताबें पढ़ना हो सकती है। तो एक हॉबी आपको इंगेज रखती है। ठीक है, क्या थोड़ा सा ध्यान के लिए समय निकालते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन आप अलग अलग तरीके से ध्यान कर सकते हैं। योग आप करते हैं कि नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उसमें हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो करते हैं कि नहीं। ठीक है, कई बार आप देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो यदि स्ट्रेचिंग करते हैं या जो छोटे छोटे व्यायाम है वो करते हैं, तो वो स्ट्रेसेस आपके थोड़े कम होते हैं। फिर इसके साथ ये है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि नहीं, प्रकृति में अपना टाइम व्यतीत करते हैं कि नहीं, टाइम को ना कितना बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी तय कर पाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मदद करती हैं। अब गांव में आप देखे होंगे कि जब धूप वूप रहती थी सर्दियों के दिनों में या बाकी दिनों में भी, तो धूप में बैठने का प्रचलन होता था, तेल वेल लगा के अपना आराम से बैठते थे, लेटते थे। तो एक फीलिंग इस तरह की होती है, तो वो स्ट्रेस फ्री लाइफ एक तरीके से होती है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग की जो पुरानी लाइफस्टाइल है, गांव वाली जो लाइफस्टाइल है, बेहतर है, वो स्ट्रेसेस को कम करने में मदद करती है। तो उससे भी थोड़ा सा सीख लेके अपने स्ट्रेसेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या खाते हैं, और आपके खान पान के ऊपर भी काफी हद तक आपकी मनःस्थिति डिपेंड करती है। तो यदि आप हेल्दी खाते हैं तो जाहिर है कि आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे, और फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो आप मेंटली हेल्दी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इसको कितना कलरफुल आपका खाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ग्रीन, कितना कलरफुल आप चीजें अपने भोजन में रखते हैं उसके ऊपर क्योंकि एक आप देखेंगे ना कि ये जो दिख रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स आती है। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जब फ्रूट्स आप खाते हैं, या हेल्दी एक तरीके से खाते हैं। ये सारी चीजें हेल्दी, जितनी भी चीजें हैं ये हेल्दी कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं कि यदि हेल्दी चीजें यदि आप खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका मन भी इनडायरेक्टली आपका स्वस्थ रहता है। तो ब्रेन हेल्दी डाइट, जितने भी मतलब नॉन वेज या है वो कम से, मतलब अकेजनल, यदि आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप खाते हैं तो अकेजनल, वो डेली रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी यदि ले लिया, तला भुना बहुत ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो जाहिर है कि पेट में जाने के बाद, मसाले यदि बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो वो नेगेटिव गैस और इस तरह की समस्या है, और वो जाहिर है कि गैस होगा या जो कुछ भी होगा तो वो आपके शरीर के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ब्रेन हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ आपका बेहतर रहता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद आती है तो आपसे ज्यादा सुखी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। कई बार जो परिवार की समस्याएं हैं, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, या वर्क प्लेस की समस्याएं हैं, उसको हम लेके घर आते हैं। ठीक है, और रात में हमारी नींद, जब नींद आपकी पूरी नहीं होती है तो जाहिर है कि एक वीडियो कभी मौका मिले तो देखिएगा, एक लीजा जिनोवा करके न्यूरोसाइंटिस्ट है।
तो उन्होंने आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं उसका या आप कितने कॉग्निटिवली एक्टिव रहते हैं, वो आपके जैसे अल्जाइमर वगैरह है, यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती है, ठीक है, डिस्टर्ब रहती है आपकी नींद, तो ज़ाहिर है कि अ, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके ब्रेन में भी जाते हैं और ब्रेन में जाके वो कुछ निगेटिव एक्टिविटीज करते हैं और जिसकी वजह से डीजनरेशन, मतलब हमारे यूजुअली जब हम एजिंग शुरू होती है तो डीजनरेशन शुरू होता है। मतलब डीजनरेशन का मतलब सिंपल है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। लेकिन यदि आपको अच्छी नींद आती है, कॉग्निटिवली एक्टिव आते हैं तो और फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उनको एक डीजनरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है। तो कह सकते हैं कि आपकी एजिंग स्लो हो जाती है। तो इसलिए भी एक क्वालिटी स्लीप, और आजकल जो दिनचर्या हमारी हो गई है कि लोग 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं रात में और उसकी वजह से लेट सोते हैं, लेट में उठते हैं, तो एक हेल्दी रूटीन नहीं होता है। तो बेहतर है कि एक अच्छी नींद यदि आप ले पाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक खाने पीने का समय नियत हो। यदि 8 बजे तक आप खा लेते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर सोने चले जाते हैं या कुछ काम करके फिर सोने चले जाते हैं, तो एक हेल्दी रूटीन माना जाता है। और एक क्वालिटी स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको नींद में विघ्न कम से कम आएगा और एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। और लास्ट में एक चीज हम बताएंगे कि हर समय आपके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और सामान्यतया आप यदि आप देखेंगे तो एक लक्ष्य हम सभी का होता है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना। ठीक है, इसीलिए हमने ये पिक्चर यहाँ पे लगाया है कि आपके जीवन में यदि लक्ष्य है तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ओल्ड एज में हैं तो दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ हमारे कैंपस में स्टूडेंट्स ने एक मुहिम चलाई है कि जो हमारे कैंपस के आसपास के जो लोग हैं, वो सर्दियों में उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो हमारे पास यदि कपड़े हैं तो हम डोनेट कर सकते हैं और वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हेल्पिंग बिहेवियर है, चाहे वो किसी के करियर बनाने के लिए आप मदद करते हैं, या किसी को मेंटली हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं, या किसी स्टूडेंट को मदद करते हैं, या आस पड़ोस के किसी को मदद करते हैं, आपकी जो भी, या नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने को के लिए मदद करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मीनिंग और पर्पज ऑफ लाइफ हमारे जीवन में देता है। और जब ये एक्टिविटीज आप करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमने एक बात कही, एक जगह कही थी कि एक कंपोनेंट है हमारे लाइफ का कि हम कितने सेटिस्फाइड हैं। तो जब भी इस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ कंटेनमेंट, संतोष का अनुभव होता है। और जितना ज्यादा संतोष का अनुभव हम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर हम एक कंट्रीब्यूशन अपने सोसाइटी के प्रति कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बातें यहाँ पे बंद करेंगे और एक हेल्दी लाइफ के लिए कहेंगे। इसके अलावा यदि आपके कुछ प्रश्न हो आपके, तो हम लोग उन प्रश्नों को कुछ लेके बात करेंगे और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। और यस। यदि आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं और जिसका आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया हुआ है, तो आप उस पे भी उसको नोट कर सकते हैं। और जब कभी आप हमको व्हाट्सएप करेंगे या मेल लिखेंगे तो हम उसका जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो सर है। यदि आप पूछ सकते हैं तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। और हमने अपना मेल और व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, बाद में कभी कोई समस्या हो तो आप इस पे लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मैसेज में भी लिख के बात कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे।
मनोज यादव जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। मनोज जी बताएं, यदि कोई आपका कोई प्रश्न है तो हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक है, एक जैसे एक मनोविज्ञान विभाग ही था, मैं वहां पे गया था और मैं एक टीचर से मिला, और टीचर से मिलने के बाद हमने पूछा कि सर या मैडम, आपके यहाँ एक और टीचर हैं, उनसे मैं मिलना चाहूंगा। तो आपको उनका जवाब जान के बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सर, मेरी उनसे बात नहीं होती है, बेहतर होगा आप खुद जाके उनसे बात कर लीजिए। सोच लीजिए कि डिपार्टमेंट में 3-4 लोग हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, और जब एक दूसरे को मदद करने की बात आएगी तो कहाँ पे मदद करते हैं? क्या उनसे मदद मांग पाएंगे? क्या ही वो मदद कर पाएंगे? तो ऐसी सिचुएशंस भी कई बार होती है। कई बार समाज में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में कई बार होता है, किसी तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है, या उनकी अपनी समस्या होती है। तो एक बार तो हमारे कैंपस में एक था, एक फैकल्टी का बच्चा था। तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो या तो अपने को नुकसान करने की स्थिति में था, या टीचर को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था। जब बाद में पता किया गया तो पता चला कि उसको बहुत सारी समस्याएं थी। उसके फादर कैंसर से पीड़ित थे, मदर किसी के घर में जाके काम करती थी, और उसके बाद और फादर के इलनेस की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था, और जिसकी वजह से रोका जाता था। एनी हाउ, उसको हम लोगों ने वाइस चांसलर से स्पेशल परमिशन लेके अलाउ करवाया, और कुछ समय बाद, साल भर बाद फोन आया उनके हेड का कि सर, जिस बच्चे की काउंसलिंग आप लोगों ने की थी, वो नवोदय विद्यालय में टीचर बन गया है। ठीक है, तो ऐसे कई बार जो हेल्प मिल जाती है, मेडिकल हेल्प या काउंसलिंग की हेल्प मिल जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एक बार हमारी फैकल्टी का एक बच्चा था, उसके दोनों पैर नहीं थे। तो एक बार ऐसे ही फोन आया उसका कि सर, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं सुसाइड कर लूं। फिर उसकी भी काउंसलिंग की गई, और कहा गया कि तुमसे भाई बहादुर बच्चा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों पैर होने नहीं होने के बावजूद तुम इतनी तीसरे मंजिल पर पढ़ने आते हो, इतने दिनों तक पढ़े हो। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्यार करते हैं। ठीक है, फिर दूसरों को भी बताया गया कि भाई इस तरह के जो लोग होते हैं वो प्रोन होते हैं कि मेंटली एंजाइटी उनकी ज़्यादा होती है, आसानी से इरिटेट हो सकते हैं। तो दूसरे बच्चों को भी कहा गया, तो उसको परेशान करना बंद किया। और आज की डेट में दिल्ली में वो जॉब कर रहा है, काउंसलर है, वो दूसरों की काउंसलिंग करता है। दिल्ली के जो विद्यालय हैं उसमें काम करता है। तो कई बार हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ी अच्छी पहल की है स्टूडेंट्स के लिए। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोज लिए हैं, जो अलग अलग फैकल्टीज में जाके बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और इस तरह की मानसिक समस्याएं यदि है तो, और इसका देखा देखी मैंने देखा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी वहाँ की जो डीन ऑफ स्टूडेंट हैं वो साइकोलॉजी से ही हैं, वहाँ पे भी उन्होंने वेलबींग इनिशिएटिव शुरू किया है, और इस तरह की काउंसलिंग की एक्टिविटीज वहाँ भी शुरू की है। तो एक मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए एक एक सामूहिक मुहिम की जरूरत है। लोगों को हम अवेयर करें, और कहाँ कहाँ हमको मदद मिल सकती है यदि हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो बेहतर रूप से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं।